सभी को मेरा नमस्ते। बहुत सारे सीकर्स ने नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटिव टेक्निक्स के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा है। डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, एक मैनिपुलेटिव टेक्निक को मैंने रिकरेंटली ऑब्जर्व किया है। बार बार ये मैनिपुलेटिव टेक्निक मैंने देखी है नार्सिसिस्ट को यूज करते हुए। तो आज मैं उसका एक उदाहरण से आपके सामने उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर को इमोशनल अब्यूज, भावनात्मक शोषण के लिए एक्यूज करें कि ये मेरा भावनात्मक शोषण करता है, मेरी भावनात्मक उपेक्षा करता है। या फिर आप अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर को एक्यूज करें कि वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है। तो नार्सिसिस्टिक पार्टनर इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, जरा इसको देखिए। वो इस पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। एक्चुअली उसका चीखना चिल्लाना उसकी स्ट्रेटेजी का, मैनिपुलेटिव टेक्निक का एक हिस्सा है। वो चीखना चिल्लाना इस तरीके से शुरू कर देता है कि वो आपको ही एक्यूज करने लग जाता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो बड़ा ही रिएक्टिव एटीट्यूड है, बड़ा प्रतिक्रियावादी आपका एटीट्यूड है, आप बहुत ही प्रोटेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, आपके साथ आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अगली है, आपके साथ रहना मुश्किल है, आप हर चीज का विरोध करते हैं। तो इस तरीके से वो आपके रिएक्शन को ही एक क्राइम साबित कर देता है। और उसने जो क्राइम किया है, जो इमोशनल नेग्लेक्ट किया है, भावनात्मक शोषण किया है, या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया है, उसके बारे में अगर मान लीजिए बहुत ही एक्सप्लिसिट सबूत है, क्लियर सबूत है, तो अगर आप उससे कोई बात करना चाहे कि भाई आपने ये किया है, तो वो ये सीधे कह देगा कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं। या तो ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लेगा कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं, और या फिर वो ये कहेगा कि चूंकि आपका एटीट्यूड इतना रिएक्टिव रहा है, आपका एटीट्यूड इतना अगली रहा है, इसलिए मुझे सुकून पाने के लिए ये सब काम करना पड़ा। यानी अपने क्राइम को वो एक रिएक्शन साबित कर देगा और आपके रिएक्शन को एक क्राइम साबित कर देगा। और इस प्रकार आपके थोड़ा सा भी विरोध करने का दुष्प्रचार शुरू कर देगा और आपको ब्लैक पेंट कर देगा। और आप हतप्रभ रह जाएंगे, आप शॉक्ड रह जाएंगे, आप कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया, क्राइम इसने किया और चारों तरफ बेइज्जती मेरी हो रही है, सब लोग मुझे गलत कह रहे हैं, हर आदमी मुझे ये कह रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन चला रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है। इससे आप पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाते हैं, हतप्रभ रह जाते हैं। और नार्सिसिस्ट इस तरीके से अपने क्राइम को पीछे कर लेता है, उसको बैकग्राउंड में डाल देता है और आपकी गिल्ट ट्रिपिंग करता है, आपके छोटे छोटे रिएक्शन को भी मैग्नीफाई करके, बड़ा करके इस तरीके से प्रस्तुत कर देता है कि जैसे कि वो एक क्राइम हो। तो इससे आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? आपके ऊपर ऐसा असर पड़ता है कि आप आइसोलेट हो जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप शक्तिहीन हो जाते हैं, आपके जीवन से उत्साह खत्म हो जाता है, आप निरुत्साही हो जाते हैं, और आपका जो मूड होता है वो हमेशा सॉम्बर हो जाता है, आप डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं, हमेशा शिकायत करने लग जाते हैं, विक्टिम आइडेंटिटी का शिकार हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट इसका भी यूज कर लेता है आपको ब्लैक पेंट करने में। वो कहता है देखिए इनको जरा, इनका क्या एटीट्यूड है, किस तरीके से इनका व्यक्तित्व देखिए, कितना अनाकर्षक व्यक्तित्व है, अनअट्रैक्टिव व्यक्तित्व है। इस तरीके के अनअट्रैक्टिव व्यक्तित्व के साथ क्या कोई रह सकता है? और फिर से आपका दुष्प्रचार कर देता है, जिससे आप पूरी तरीके से टूट जाते हैं। और सिचुएशन तब तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है जब वो आपके बच्चों में भी इस तरीके की रिफ्ट पैदा कर देता है कि आपका एटीट्यूड इतना नेगेटिव है कि आपके साथ रहना मुश्किल है। और बच्चे भी चूंकि आपके नेगेटिव एटीट्यूड को देख रहे होते हैं, आपकी विक्टिम आइडेंटिटी को देख रहे होते हैं, आपके जीवन में उत्साह की कमी को देख रहे होते हैं, एनर्जी की कमी को देख रहे होते हैं, तो बच्चे भी तुरंत एग्री हो जाते हैं कि आप सही कह रहे हैं, और बच्चे आपसे भी दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आप फर्दर आइसोलेट हो जाते हैं, आप पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो करें क्या आप ऐसी सिचुएशन में? हमेशा याद रखिए कि ये नार्सिसिस्ट की मेन स्ट्रेटजी है कि वो अपने क्राइम को रिएक्शन और दूसरे पार्टनर के रिएक्शन को क्राइम की तरीके से प्रूव करके, चीख चिल्ला करके प्रूव करके स्मीयर कैंपेन चलाता है, अपने दूसरे पार्टनर को ब्लैक पेंट कर देता है। ये उसकी मेन स्ट्रेटजी है। इससे आपके बारे में कुछ नहीं पता चलता, ये उसके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ इशारा करता है।
तो नंबर वन तो आपको ये बात समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पहले से ये बात जानते रहेंगे कि नार्सिसिस्ट हमेशा इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। उनके क्राइम के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो तुरंत, उनके क्राइम के बारे में अगर आप एक्यूज करेंगे उनको, तो वो तुरंत आपके एक्यूजेशन को क्राइम बता देंगे और अपने क्राइम को उसका रिएक्शन बता देंगे, या ये कहेंगे कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं। अपने क्राइम को हमेशा छोटा करके वो बैकग्राउंड में डाल देंगे, आपके एक्यूजेशन को ही ब्लो कर देंगे और आपको ही एक क्रिमिनल साबित कर देंगे और आपकी गिल्ट ट्रिपिंग करेंगे, आपका दुष्प्रचार करेंगे। तो जब आप पहले से ही ये बात जानते हैं कि सारे नार्सिसिस्ट ऐसा ही करते हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो आप शॉक्ड नहीं रहते, हतप्रभ नहीं होते हैं, तो आप अपना मानसिक संतुलन ऐसी परिस्थितियों में बनाए रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये एक नार्सिसिस्टिक टेक्निक है और इस नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटिव टेक्निक के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए ताकि आप मानसिक रूप से संतुलित हो सकें। ये एक नंबर वन बात है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज जरा आप ये देखिए कि आपका ये जो मानसिक चिड़चिड़ापन है, आपकी ये जो शक्तिहीनता है, आपकी जो ये निरुत्साही जीवन हो गया है, आप जो इस तरीके से आइसोलेटेड हो गए हैं, इसको आप जरा देखिए कि इससे आपको क्या फायदा हुआ। इससे आपको कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये आपके लिए हानिकारक है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आपके दूसरे लोगों से एक अच्छा हेल्दी संबंध और एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड बनाने के लिए नुकसानदायक है और बच्चों से भी आपके संबंध बनाने के लिए ये खतरनाक है। ऐसा चिड़चिड़ापन, नेगेटिव एटीट्यूड, विक्टिम आइडेंटिटी, शक्तिहीनता, उत्साहहीनता, ये क्यों पैदा होती है हमारे अंदर? ये एक फंडामेंटल बिलीफ की वजह से पैदा होती है। जीवन में एक बात हम हमेशा मान करके चलते हैं, जबकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, किसी शास्त्र में ये नहीं बताया गया है, लेकिन हम ऐसा हमेशा मान के चलते हैं कि जीवन फेयर है, न्यायपूर्ण है और सबके साथ जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब न्यायपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, हम ऐसा मानते हैं कि सब कुछ मेरे साथ हमेशा न्यायपूर्ण होना चाहिए, सब कुछ मेरे साथ हमेशा फेयर होना चाहिए और अगर ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ तो हम लाइफ को अनफेयर करार दे देते हैं, उसको एक्यूज करते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम अपने भविष्य के बारे में चिंतित हो जाते हैं और अगर हमें कोई ये समझाए कि नहीं, इस तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड और विक्टिम आइडेंटिटी हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम उसको उल्टा जवाब देते हैं कि हम आखिर कब तक नॉर्मल रहें, कब तक हम नॉर्मल रहें। तो ये जब हम कहते हैं कब तक हम नॉर्मल रहें, तो इसके पीछे भी हमारा ये जस्टिफिकेशन रहता है कि हमारी ये सहानुभूति अपने साथ रहती है कि हमारे लिए अब नॉर्मल रहना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि नॉर्मल ना रहना हमारे लिए कोई बहुत जरूरी चीज हो। इन शॉर्ट अगर बात करें तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम अपने दुख से ही प्रेम करने लग जाते हैं ऐसी परिस्थिति में और धीरे धीरे दूसरे लोग हमसे दूरी बना लेते हैं और हमसे कोई भी अगर बात करता है तो हम सिर्फ अपने जीवन की व्यथा उसको सुनाने लग जाते हैं, अपने जीवन की परेशानी को हम उसको सुनाने लग जाते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति से कहाँ बात करना चाहता है जो अपने जीवन की हमेशा प्रॉब्लम बताए, हमेशा परेशानी बताए? इस प्रकार हमारा व्यक्तित्व तो अनअट्रैक्टिव हो जाता है। अब अगर हमारा व्यक्तित्व तो हमारे नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से अनअट्रैक्टिव होता चला जा रहा है, तो फिर दूसरे व्यक्ति के लौट करके हमारी तरफ आने का संभावना भी गिर जाती है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व का आकर्षण उसको खींचना बंद कर देता है। ये सब तमाम हमारे दुख के बावजूद होता है। तो सबसे पहले तो हमें एक बात देखना होगा, वो ये देखना हमें ये होगा कि हमारा जो ये नेगेटिव एटीट्यूड है, जो कि हमारी इस धारणा से पैदा हो रहा है, इस मान्यता से पैदा हो रहा है कि लाइफ हमेशा फेयर है, लाइफ फेयर नहीं है। हम सब हमारे जीवन कर्म के सिद्धांत के अनुसार चलता है। हमने पहले जैसा किया है उसके हिसाब से आज हमको जीवन ट्रीट कर रहा है। तो लाइफ फेयर नहीं है, हम ये मान करके चलते हैं जो कि लाइफ फेयर है, ऐसा गलत है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो ये नेगेटिव एटीट्यूड है, हमारा विक्टिम आइडेंटिटी है, ये कुछ उस तरीके की चीज है कि उस तरीके के जहर जैसा है जिसको हम पी करके ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया ठीक हो जाएगी। और जितना ज्यादा हम ये जहर पीते जाते हैं उतना हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है, हमारी पर्सनैलिटी का अट्रैक्शन गिरता जाता है, हमारी जीवन का उत्साह गिरता जाता है और दुनिया मजे से चलती रहती है। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखना होगा
कि ये जो नेगेटिव इमोशंस और विक्टिम आइडेंटिटी का जहर है, ये जहर यूजलेस और हार्मफुल दोनों है। ये गैर जरूरी भी है और नुकसान पहुंचाने वाला भी है। दोनों चीज इसके अंदर है। गैर जरूरी है, यूजलेस है, नुकसान पहुंचाने वाला है, हार्मफुल है। तो ये हमें याद रखना होगा और हमें अपने रिएक्शन को दो भागों में बांट करके देखना होगा, इंटरनल रिएक्शन और एक्सटर्नल रिएक्शन। बाहर क्या करना है, बाहर विरोध करना है कि कैसे क्या करना है, वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। उसे आप वैसा ही करिए, जैसी परिस्थिति आए वैसा करिए, जो करना हो वो करिए। इंटरनल रिएक्शन आपका बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंटरनल रिएक्शन आपका कभी भी विक्टिम आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। एक इंटरनल इंटरनल जो आपके थॉट्स हैं, उन थॉट्स के अंदर एक्सेप्टेंस और कंपैशन होना चाहिए। कैसे एक्सेप्टेंस आएगा? एक्सेप्टेंस तब आएगा जब आप इंटरनली, आंतरिक रूप से ये सोचें कि अगर ये व्यक्ति मेरे रिएक्शन को क्राइम और अपने क्राइम को रिएक्शन साबित कर दे रहा है और मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, तो इससे इस व्यक्ति के बारे में पता चलता है, मेरे बारे में नहीं पता चलता, क्योंकि ये उस व्यक्ति के डिसऑर्डर के बारे में, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ इशारा करता है। और ये व्यक्ति सबके साथ इसी तरीके का एटीट्यूड रखता है, कोई मेरे ही साथ एटीट्यूड ऐसा नहीं रखता। तो इसलिए आप अपने आप को एक्यूज करना बंद कर देते हैं, अपनी गिल्ट ट्रिपिंग बंद कर देते हैं और आप अंदर से ये मान करके चलते हैं कि ये नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो हमारे लिए यूजलेस और हार्मफुल दोनों हैं और आगे हमारे जीवन जीने की जो क्षमता है उसको कम करते जाएंगे, हमारी कॉम्पिटेंस को कम करते जाएंगे, हमारे जीवन के उत्साह को कम करते जाएंगे। क्योंकि आपको याद रखना होगा कि आपके जीवन का जो उत्साह है वो बाहर की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो तो आपकी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर, आपके सद्विचार के ऊपर निर्भर करता है। अब आपने देखिए जेम्स बॉन्ड की फिल्म्स देखी होंगी। जेम्स बॉन्ड में आप देखिए कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म में उसको एक लड़की मिलती है और वो लड़की के साथ जेम्स बॉन्ड अपना जिंदगी का सफर कुछ दिन तय करता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़की तो उसके दुश्मनों से मिली हुई। तो जेम्स बॉन्ड अपनी फिर फर्दर स्ट्रेटजी प्लान कर लेता है और वो उसकी चली जाती है वो लड़की और अपना फिर से वो अपने जीवन के युद्ध में जुट जाता है बिना उसके बारे में कुछ सोचे हुए। और इस तरीके से वो जो है अपना स्ट्रगल करता रहता है और जीत हासिल करने के बाद उसे पता चलता है कि वो लड़की फिर से उसके पास आ गई और फिर से उसके साथ वो दोबारा जिंदगी की शुरुआत कर देता है। तो जेम्स बॉन्ड से हमें क्या सीख मिलती है? जेम्स बॉन्ड से हमें ये सीख मिलती है कि जेम्स बॉन्ड दूसरा सही है कि गलत इस चीज के बारे में एनालिसिस नहीं करता। जेम्स बॉन्ड के रिलेशनशिप का आधार ये नहीं है कि दूसरा सही है कि गलत। जेम्स बॉन्ड की रिलेशनशिप का आधार ये है कि उसकी इनर स्ट्रेंथ उसका आधार है। वो अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होता रहता है, अपनी इनर स्ट्रेंथ के आधार पर संबंध रखता है, ना कि दूसरे के सही या गलत होने पर कोई विचार करता है या कोई नेगेटिविटी इत्यादि पैदा करता है। तो हमें भी कुछ अपने अंदर का जो इनर जेम्स बॉन्ड है, उस इनर जेम्स बॉन्ड को फीड करना पड़ेगा और एटलीस्ट आंतरिक रूप से हमें अपने इनर जेम्स बॉन्ड को फीड करके उसको शक्तिशाली बनाना होगा, ताकि हम भी एक आंतरिक रूप से इनर जेम्स बॉन्ड बन सके। तो हमें भी अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी और दूसरे के सही गलत का एनालिसिस किए बिना हमें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा उत्साह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है, हमारे विचारों के ऊपर निर्भर करता है। तो दूसरे के बारे में नेगेटिव विचार चलाने की बजाय हम ये देखेंगे कि वो तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, हम क्यों उसके बारे में नेगेटिव थॉट चलाएं। हम अपनी जिंदगी को देखेंगे कि हमारी जिंदगी कैसे चल रही, हमारी जिंदगी कैसे चल सकती है। हम बच्चों से प्रेम से बात करेंगे, उनको प्रेम देंगे। और जिन लोगों के खिलाफ ये नार्सिसिस्ट दुष्प्रचार करता है हमारे खिलाफ, जब वो देखेंगे कि हमारी इनर स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही हेल्दी है, उत्साह से युक्त है और हमारी पर्सनैलिटी के अंदर एक अट्रैक्शन बना हुआ, तो वही लोग उस नार्सिसिस्ट के ऊपर डिसबिलीव कर देंगे, वही उसके ऊपर विश्वास करने से इनकार कर देंगे, आपके पीछे चल पड़ेंगे। और धीरे धीरे उस व्यक्ति का भी जो एटीट्यूड है आपके प्रति, जो नेगेटिव एटीट्यूड है, वो
चेंज होने लगेगा और उसका नार्सिसिज्म जो है, आपके पार्टनर का जो नार्सिसिज्म है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, आपके सामने उसका महत्वहीन हो जाएगा, उसका जो वो अप्रासंगिक हो जाएगा आपके सामने। तो इसीलिए मैं आपसे ये चीज कहता हूं कि जाप करना चाहिए। जाप क्यों हम करते हैं? जाप हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम रोक सकें, ताकि नेगेटिव इमोशंस ना प्रोड्यूस हो। जब नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस नहीं होंगे हमारे अंदर, हम इंटरनली हेल्दी रहेंगे। इंटरनली हेल्दी रहेंगे तो हमारा जीवन अंदर से शक्ति युक्त और अंदर से उत्साह युक्त बना रहेगा। बेली ब्रीदिंग भी हम करते रहेंगे और अपने थॉट के पैटर्न को चेंज करेंगे। जब मेरे दिमाग में ये थॉट आएगा कि अरे ये तो बड़ा गलत आदमी है, इसने बहुत गलत किया, तो हम ये सोचने की बजाय तुरंत अपने जेम्स बॉन्ड को अंदर से एक्टिव कर देंगे। जेम्स बॉन्ड ये नहीं सोचता कि दूसरा व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत गलत किया, वो बहुत मुझे टॉर्चर कर रहा है, उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं घड़ों आंसू बहाऊंगा। जेम्स बॉन्ड इस तरीके से नहीं सोचता। जेम्स बॉन्ड ये कहता है कि अरे इसकी प्रॉब्लम है, इसकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, इसकी लाइफ इसलिए इसको कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ा। जैसे लाइफ की सिचुएशन, मैं लाइफ सिचुएशन बदलूंगा फिर ये खुद इसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। जेम्स बॉन्ड उस चिड़िया की तरीके से है जो डाल की मजबूती के ऊपर नहीं बल्कि अपने पंखों की ताकत के ऊपर भरोसा करता है। तो आपको भी अपने इनर पंखों की जो ताकत है उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। कौन सी डाल पर बैठे हैं, कौन सी डाल पर नहीं बैठे हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, उस डाल कितनी मजबूत है कितनी नहीं। तो जिस प्रकार सूरज जब उगता है तो उसकी गर्म रेज से हर तरफ जो नमी है वो खत्म हो जाती है, डिसइंफेक्ट हो जाती है, हमारी सराउंडिंग्स ड्राई और बढ़िया ड्राई क्लीन हो जाती हैं। सूरज डिसइंफेक्टेंट का काम करती हैं सूरज की किरणें। उसी तरीके से जाप इत्यादि टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करेंगे, बेली ब्रीदिंग का इस्तेमाल करेंगे, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करेंगे। ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब चीज़ों का लिंक दिया हुआ है। अपने थॉट पैटर्न को चेंज करेंगे। जब भी हमारे दिमाग में नेगेटिव इमोशंस आए, नेगेटिव थॉट्स आए, तो हम उस सामने वाले को अक्यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि ये तो इसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का परिणाम है। और इस प्रकार हम ये कहेंगे कि चूंकि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है और इसलिए ये जो भी कुछ कर रहा है इसके लिए इसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर उत्तरदायी है, हम उत्तरदायी नहीं है। और ये सबके साथ ही ऐसा है, इसलिए हम इसके बारे में क्यों नेगेटिव सोचे। तो इस तरीके से आप उसके प्रति कंपैशनेट एटीट्यूड भी रख पाएंगे और आप एक पॉजिटिव थिंकिंग रख पाएंगे, एक डिसइंफेक्टिंग थिंकिंग रख पाएंगे। जैसे सूरज की किरणें डिसइंफेक्ट होती हैं, वैसे ही आपका विचार आपके अंदर के स्टेट ऑफ माइंड को डिसइंफेक्ट कर देगा। जो उसके अंदर नेगेटिविटी की नमी है उसको ड्राई क्लीन कर देगा और तब आप आकर्षक बन जाएंगे और तब बच्चे भी आपका हाथ थाम लेंगे, आपसे सिक्योरिटी की उम्मीद करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ जिन लोगों ने जिन लोगों के सामने उसने आपका दुष्प्रचार किया है, वो लोग भी आपके साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। और कुछ दिन बाद वो व्यक्ति जिसने आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति, वो भी इंटरनली बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, वो भी आपका दामन थाम लेगा और वो भी जो है उसका भी नार्सिसिज्म अप्रासंगिक हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उससे बड़ी रेखा खींच दी अपने अस्तित्व के स्तर को ऊपर उठा करके, अपने चिड़चिड़ेपन और नेगेटिविटी से मुकाबला करके। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी लाइफ में जो इस तरीके की डिफिकल्टीज अचानक आ जाती हैं, हम इनको अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज करते हैं कि हम इनका विक्टिम हो जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इनका विक्टिम बनने की बजाय हम इनको अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज कर लें, हम अपने आत्म विकास के लिए यूज कर लें, हम अपनी नेगेटिविटी को फाइट करने के लिए यूज कर लें, हमारे जो सोचने समझने का जो हमारे तरीके हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, उनको बदल लें और इस तरीके से अपने इनर जेम्स बॉन्ड को फीड करें और हम जो है जीवन जीने की अपनी क्षमता का लगातार विकास करते रहें।